नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। बच्चों, जैसे आपने थंबनेल देख भी लिया होगा, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज। 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री के। अब बेसिकली ये होता है कि बच्चों को पूरा ज्ञान तो मिल जाता है, मतलब कि आपको पता होता है कि मोलैरिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होता है, ओके, एवोगैड्रो लॉ क्या होता है, आपको ये सब चीज़ें पता तो हैं। बट जब इसकी हमें एग्जीक्यूशन की बात आती है, ठीक है, जब इसको हमें अप्लाई करना होता है तो हम उतना एप्लीकेशन नहीं कर पाते हैं। वी हैव द नॉलेज बट वी डोंट नो हाउ टू अप्लाई। तो इसके लिए उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आज का वीडियो लाई हूँ, और ऐसे बाकी सारे वीडियोस भी आते जाएंगे जहाँ पे आप कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है वो ज़्यादा आप सीखेंगे, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपसे कह रहा है, two students performed the same experiment separately and each of them recorded two readings of the mass which are given below। ठीक है, तो दो बच्चों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, सेम एक्सपेरिमेंट जैसे आपको लेबोरेटरी में करवाते होंगे वैसे उन्होंने किया हुआ है, और उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग्स जो है वो दे दी। अब एज अ टीचर मुझे पता है द करेक्ट रीडिंग इज 3.0 ग्राम मास। ठीक है, तो जो मास आना चाहिए वो 3 ग्राम 3.0 ग्राम होना चाहिए। अब इसके हिसाब से मुझे ये देखना है, इफ आई एम अ टीचर, मुझे ये देखना है कि दोनों बच्चों ने क्या रीडिंग्स लेके आए हैं। तो नाउ अब ए जो है वो आपको 3.01 और 2.99, ठीक है, ये दो रीडिंग दे रहा है, और बी जो है आपको 3.05 और 2.95 ये दो रीडिंग दे रहा है। अब क्या है, देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, द रिजल्ट्स ऑफ द बोथ स्टूडेंट्स आर नीदर एक्यूरेट नॉट प्रिसाइज। देखो बेटा, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात कर ले, एक्यूरेट और प्रिसाइज। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? एक्यूरेट का मतलब होता है कि जो वैल्यू है, ठीक है, उसकी जो मीन वैल्यू है, जैसे 3 इज द ओरिजिनल करेक्ट रीडिंग, ठीक है, उससे नज़दीक हो, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं एक्यूरेट। ओके, सिंपल सी बात है। सो बेसिकली हम बात करते हैं एक्यूरेसी का। तो एक्यूरेसी या एक्यूरेट का मतलब होता है करेक्ट रीडिंग के बहुत ज़्यादा क्लोज होना चाहिए, ठीक है। और प्रिसीशन का मतलब होता है बेटा, प्रिसाइज या प्रिसीशन का जो मतलब होता है वो ये होता है कि एक्यूरेट रीडिंग के, या तो हम लोग जो बोले कि रीडिंग जो है आपस में बहुत नज़दीक होने चाहिए। ओके, रीडिंग्स विल बी क्लोज इनफ, मतलब कि काफ़ी नज़दीक होने चाहिए, तो इसको हम कहते हैं। अब ये कह रहा है कि दोनों स्टूडेंट्स जो है वो ना ही एक्यूरेट और ना ही प्रिसाइज है। देखो अब बेसिकली अगर हम देखें बेटा, तो यहाँ पर आपके पास 3 ग्राम दिया हुआ है, तो ए ने 3.01 दिया है, तो मतलब एक्यूरेट तो है, ठीक है, एक्यूरेट तो है, तो इसका मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड, रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट ए आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। हाँ, ये बात सही है। कैसे? देखो बेटा, ये जो है ये 3 ग्राम, ठीक है, ये 3 ग्राम जो है वो हमारी करेक्ट रीडिंग है। अब जो ए है वो पहली रीडिंग दे रहा है 3.01, एक्यूरेट है, ठीक है, करेक्ट रीडिंग के बहुत बहुत ज़्यादा नज़दीक है। और दूसरी रीडिंग दे रहा है 2.99 अगेन, ठीक है, तो इसका मतलब है कि 0.1 आगे और 0.01 पीछे की तरफ है, माइनस प्लस में, तो बहुत एक्यूरेट है। और साथ ही साथ ये जो दोनों रीडिंग्स हैं, ठीक है, ये जो दोनों उसने दी हम लोगों को, ये दोनों रीडिंग्स में भी ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है, बहुत नज़दीक है, इसका मतलब कि प्रिसाइज भी हैं। तो बात समझ में आ गई ना? ठीक है, जैसे मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट करने को दिया, मुझे पता है कि उसकी वैल्यू जो है वो 3 ग्राम आनी चाहिए। अब आप मुझे यहाँ पे, मैंने आपको 2 बोला है, आप मुझे 3-4 रीडिंग्स करके बता दो, ठीक है, कि 3-4 में आपके पास कई बार 3.01, कई बार 3 आएगा, कई बार 2.99 आएगा, ठीक, कुछ भी। तो ऐसे करके जो रीडिंग्स आपने 5 निकाली या 3 निकाली वो आपस में कितनी क्लोज्ड है उसको हम प्रिसाइज कहते हैं, और मेरी रीडिंग से कितने नज़दीक है उसको हम एक्यूरेट कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए की जो वैल्यूज़ है वो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, क्योंकि वो आपस में भी बहुत नज़दीक है, क्लोज है, और जो मेन हमारा करेक्ट रीडिंग है उसके हिसाब से भी बहुत क्लोज भी जा रहा है। तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन बी। ओके, दैट मीन्स कि सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अब ए की ज़्यादा नज़दीक है बी से, तो इसके लिए बी को हम लोग बोल ही नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है, प्रिसाइज और एक्यूरेट है ही नहीं। अच्छा, अपन ये भी नहीं बोल सकते कि वो दोनों के दोनों एक्यूरेट नहीं है और प्रिसाइज नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली एक्यूरेसी और प्रिसाइज का बी का थोड़ा सा दूर दूर का रहता है, तो इसके लिए हमें करेक्ट ऑप्शन देखना है। चलिए सेकंड, a measure temperature on the Fahrenheit scale is 200 degree Fahrenheit, okay,
व्हाट विल दिस रीडिंग बी ऑन द सेल्सियस स्केल, तो सेल्सियस स्केल में इसका रीडिंग क्या होगा। तो देखो बच्चों, एक फॉर्मूला रहता है हमारे पास, दैट इज फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। आपको फ़ारेनहाइट दिया हुआ है 200, चलो लगा देते हैं हम लोग यहाँ पर। सो क्या हो जाएगा, 200 इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। ठीक है, 32 को यहाँ पे शिफ्ट कर लें हम लोग। सो क्या हो जाएगा, 200 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी। ओके, कितना हो जाएगा, 168। 168 इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी। सो 168 मल्टीप्लाई बाय 5/9। ठीक है, ये 5 ऊपर चला गया, 9 नीचे आ गया, हमें क्या मिल जाएगा, डिग्री सेल्सियस। ओके, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ पे हमें सॉल्व करने पे ओके यहाँ आपको मिल जाएगा 840/9। ठीक है, तो बेसिकली आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 93.3 डिग्री सेल्सियस। डिवीजन देख लेना, हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसके लिए क्या ऑप्शन आया, ऑप्शन 3। डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the molarity of a solution which contains 5.85 gram of NaCl per 500 ml। ओके, क्या पूछ रहा है, what will be the molarity of the solution। तो पहले मोलारिटी का फॉर्मूला देख ले क्या होता है बेटा। ठीक है, अब मोलारिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास, मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ओके, अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा बेटा, ये मैंने ये नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे लिखा। ठीक है, अपॉन में क्या है, वॉल्यूम, तो इनटू वॉल्यूम तो रहेगा ही रहेगा। अच्छा, वॉल्यूम किस में, लीटर में, और इन्होंने में किस में दिया, मिली लीटर में, मतलब कि मल्टीप्लाई बाय ऊपर 1000 कर दूं तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, बेहद सिंपल सी बात है यहाँ पर। चलो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। गिवन मास हमें कितना दिया हुआ है, 5.85 ग्राम। ओके, सो गिवन मास इज 5.85 ग्राम। ओके, किसकी बात कर रहा है बेटा, ये बात कर रहा है यहाँ पे NaCl की। तो NaCl का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, Na प्लस Cl, दैट इज 23 प्लस 35.5, कितना हो जाएगा, 58.5। ठीक है, 58.5 ग्राम पर मोल। ओके, तो नीचे लिख देते हैं हम लोग 58.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, यहाँ पे नीचे 500। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। ओके, क्या हो जाएगा, 585 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये डेसिमल ये वाला जो है वो नीचे उतार दिया तो कितना हो जाएगा, 100 नीचे आ गया। 58.5 ये वाला डेसिमल रिमूव कर लूँगी तो ऊपर 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय नीचे 500। ठीक है, अब ये तो बच्चों वाली बात है, चलो फिर मैंने बता तो दिया। ओके, डेसिमल मेरे को रिमूव करना है, मैंने यहाँ पे लगा दिया। चलिए, सो 58 कैंसिल हो गया। ओके, 2 0 कैंसिल, यहाँ पर भी 2 0 कैंसिल। क्या है बेटा, 1/5, 1/5 दैट मीन्स 0.2 होगा। ओके, तो 0.2 मोल पर लीटर। चलो देखते हैं ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3। डन, क्लियर। देखो मैंने कहा ना, मोलारिटी आपको फॉर्मूला पता होगा, बट एग्जीक्यूट करना ये सब इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। चलिए आइए देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इफ 500 ml ऑफ अ 5 मोलार सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1500 ml, व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड। देखो बेटा क्या बोल रहा है, अगर आपके पास 500 मिलीलीटर एक सॉल्यूशन है 5 मोलार का, अगर आपको उसको डाइल्यूट करना है, मतलब उसमें आपको और पानी डाल के आपको उस क्वांटिटी को 500 मिलीलीटर से 1500 मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेना है, तो अब जब आप पानी डालोगे तो मोलारिटी भी तो चेंज हो जाएगा ना उसका। ठीक है, मोलारिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन। देखो
आपने एक ग्लास में 2 चम्मच नमक डाले तो उसका टेस्ट अलग आएगा। ठीक है, एक गिलास आपने पानी लिया, उसमें आपने 2 चम्मच नमक डाल दिए। अब यहीं पे ही आप ये पूरा पानी जो है एक बोतल में डाल रहे हो और उसमें और ज़्यादा पानी ऐड करो, तो क्या वो नमक का जो खारापन रहेगा, जो सॉल्टीनेस रहेगा, वो सेम रहेगा? नहीं, कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो मतलब कि मोलारिटी चेंज हो गई, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया यहाँ पर। तो इसके लिए जब भी आपको कोई डाइल्यूट करना हो कोई भी सॉल्यूशन, सो फॉर द डाइल्यूशन प्रोसेस हमेशा एक फॉर्मूला याद कर लेना बेटा, वो होता है M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ M1 पहला हमें मोलार दिया हुआ है 5 मोलार। ठीक है, ओके, और इसके लिए V1 आपको दिया हुआ है 500 ml। ओके, आपको M2 निकालने के लिए बोला है और आपको कहा है कि आपको डाइल्यूट करना है और उसको 1500 ml तक। ठीक है, लगा दिया। ठीक है, तो बस ये सारी वैल्यूज लगा दो और आपका इजीली आंसर निकल जाएगा। ओके, सो क्या है यहाँ पर 5 × 500 इज इक्वल्स टू M2 × 1500। सो 5 × 500 डिवाइडेड बाय 1500 इज इक्वल्स टू M2। ओके, 2 0 कट हो गए, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, सो M2 क्या आ रहा है 5/3। ओके, 5/3 डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, 3 1 ज़ा 3, 2.06 18 2। ओके, 1.666 चलता जाएगा। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है 1.66। डन। ठीक है, चलो, आई होप समझ में आ रहे क्वेश्चंस, है ना। नाउ 5th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो कह रहा है कि 1 मोल एलिमेंट में जितने भी एटम्स होते हैं वो और कुछ नहीं एवोगैड्रो नंबर ही होते हैं। ठीक है, पता ही हम लोगों को। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंटेन्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, देखो आपसे क्या बोल रहा है कि कोई भी एलिमेंट होता है, उसके 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है, कोई भी आप एलिमेंट ले लो, उसके 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होते ही हैं, विच इज नोन एज द एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो कह रहा है कि आपके पास जो ऑप्शन है ना, उसे बता दो कि सबसे ज़्यादा जो है वो किस में मौजूद होगा। चलो, अब देखो बेटा, जैसे हम पहले की बात करते हैं, पहले में 4 ग्राम He दिया हुआ है। अगर आप 1 मोल ऑफ He देखो तो 1 मोल ऑफ He कंटेन्स 4 ग्राम। ठीक है, ये तो आपको मास याद ही है। तो 1 मोल हीलियम में 4 ग्राम होता है। ओके, और 4 ग्राम इसका मतलब कि इसके अंदर कितना हो जाएगा 6.022 × 10⁻23, मतलब कि इतना ही है। सेकंड की बात करते हैं 46 ग्राम ऑफ Na। अब देखो बेटा, 1 मोल में 23 ग्राम Na प्रेजेंट होता है, तो अगर 46 ग्राम है इसका मतलब कितना हो गया, डबल हो गया। तो 2 मोल ऑफ Na कंटेन्स 2 × अच्छा 1 मोल में कितने एटम्स होंगे 6.022 × 10⁻23, तो इसको मल्टीप्लाई कर लें 6.022 × 10⁻23 के साथ, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 12.044 × 10⁻23 सेकंड में इतने मौजूद हैं। चलो थर्ड वाला देख लेते हैं हम लोग। ओके, थर्ड आपको दिया हुआ है 0.40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। देखो इसको तो सॉल्व करने का मतलब ही नहीं है। आप खुद सोचो, कैल्शियम का 1 मोल में 40 ग्राम होता है, तो यहाँ पे 0.40 है, तो हमको तो भैया ग्रेटेस्ट पूछा है ना, तो उसको सॉल्व करने का तो कोई सेंस बनता ही नहीं है। चलिए फोर्थ वाला देखते हैं हम लोग, 12 ग्राम। अब देखो 1 मोल में बेटा 4 ग्राम He प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब 1 मोल ऑफ He कंटेन्स 4 ग्राम, तो 12 ग्राम ऑफ He इज नथिंग बट 3 मोल्स। अभी तक देखो यहाँ पे 1 मोल की बात कर, यहाँ पे 2 मोल की बात कर, इसको तुमने छोड़ ही दिया, यहाँ पे 3 मोल। तो सबसे ज़्यादा मोल किस में आ रहा है, फोर्थ वाले में आ रहा है। तो मोल अगर ज़्यादा है तो नंबर ऑफ एटम्स भी ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन क्या आया, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। तो आपसे वही कह रहा है कि भाई नंबर ऑफ एटम्स जो हैं 1 मोल के अंदर वो इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर होता है, विच इज 6.022। तो सबसे ज़्यादा किस में एटम्स पाए जाएंगे, तो हमने डिसाइड कर लिया भाई किस में ज़्यादा होगा, जिसके मोल ज़्यादा उसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा, सिंपल सी बात है।
तो हमने बेसिकली इन सब में नंबर ऑफ मोल्स निकालने की कोशिश की, तो लास्ट वाले में 3 मोल्स आ रहे हैं, तो इसके लिए वो ज़्यादा हो गया। ठीक है, इसमें 1 ही मोल है। ओके, इसमें 2 मोल जा रहे हैं। अब इसमें तो लाइक देखो ना, एक मोल में 40 ग्राम होता है, तो 0.40 ग्राम इज इक्वल्स टू हाउ मच, 0.40 अपॉन 40, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.1, तो ये 0.1 मोल, और ये कितना हो रहा था 3 मोल। तो आपके सामने जितना मोल ज़्यादा उतना नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है, इसके लिए 4th आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नाउ 6, if the concentration of glucose in the blood is 0.9 gram per liter, what will be the molarity of the glucose in the blood? अच्छा, ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है कि if the concentration मतलब कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, आपको दिया हुआ है यहाँ पर 0.9 ग्राम पर लीटर, तो फिर मोलारिटी क्या होगा उसका, चलो देख लेते हैं हम लोग ना। बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ओके, अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं बेटा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन molecular mass of solute मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है, चलो अब गिवन मास कितना दिया हुआ है बेटा आप लोगों को यहाँ पर 0.9 ग्राम। ठीक है, 1 लीटर में 0.9 ग्राम है, तो मतलब गिवन मास कितना है 0.9 ग्राम। ओके, हमारे पास सॉल्यूट कौन सा है बेटा, ये वाला जो ग्लूकोज की बात करें, समझ लो क्वेश्चन, भाई ब्लड है तो ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा जो है वो दी हुई है 0.9 ग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर में 0.9 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मोलरिटी क्या होगा वो निकालना है हम लोगों को, बहुत सिंपल सी बात है। तो पर अब इसके लिए गिवन मास तो हमारे पास 0.9 ग्राम है, हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा। अब हमारे पास कंपाउंड क्या है भैया जी, ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज मतलब कि C6H12O6, ओके, C6 मतलब कि 6 × 12 प्लस 12 × 1 प्लस 6 × 16, समझ आया ना, इन सब का मैंने एटॉमिक मास को प्लस कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा इसके अंदर बच्चा जी हम लोगों को 72 प्लस 12 प्लस 3 6 36 9, ओके, प्लस कर लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 72 प्लस ये हो जाएगा 84 प्लस 96 100, ओके 180। ठीक है, तो क्या है हमारे पास 180। ओके, वॉल्यूम हमें देखो साफ साफ बोला हुआ है यहाँ पे 1 लीटर। ठीक है, यहाँ पे दिया है 1 लीटर, तो वॉल्यूम तो हमारा 1 ही है भैया जी। ओके, तो दैट इज 1। चलो सॉल्व कर लेते हैं, 9/180 × 10, डेसिमल रिमूव कर लिया, 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा मतलब 20 ज़ा, तो क्या आया 1/200। ओके, दैट इज 1/2 × 100। ठीक है, ओके, नाउ 1/2 को अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 0.5/100 और 2 डेसिमल लगा देने तो क्या हो जाएगा 0.005 मोलार। आ गया हमारे पास 0.005 मोलार है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बच्चा, क्लियर हुआ। ओके, मोलारिटी का फॉर्मूला बस आगे भी बताया तो आपको लर्न तो हो चुका होगा, आइडिया चुका कैसे करना है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, व्हाट विल बी द मोलैलिटी आया ना, पहले अपन मोलैरिटी कर रहे हैं, मोलैलिटी। व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ HCl गैस इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है ना, देखो बेटा, अब अगेन मोलैलिटी का जो फॉर्मूला जो होता है हमारे पास वो रहेगा, मोलैलिटी का फॉर्मूला रहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन
ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, चलो अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो अगेन गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, सीधी सी बात है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना, ऑफ सॉल्यूट याद करना, ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई नीचे की तरफ क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है ग्राम, इसके ऊपर क्या कर लूँ, मल्टीप्लाई बाय 1000 लिख देती हूँ मैं, सिंपल सी बात है। चलो गिवन मास कितना है हम लोगों को, 18.25, किसका, HCl का। तो पहले HCl का मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ जाएगा ना। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl, H कितना है 1 और Cl कितना होता है 35.5, तो कितना आ गया बच्चा 36.5। बस लगा दो, धड़ धड़ करके बस सम्स खत्म हो रहे हैं और कुछ नहीं, इजी इजी है। तो गिवन मास हमें दिया हुआ है 18.25 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना आया 36.5 मल्टीप्लाई बाय 500। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सो बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर 1825 मल्टीप्लाई बाय 1000, डेसिमल रिमूव कर लेते हैं हम लोग, तो नीचे 100 आ जाएगा, ये वाला जो डेसिमल है ना ये वाला, ठीक है, वो रिमूव कर लिया, इंटू 365, ऊपर में 10 ले लिया, मल्टीप्लाई बाय 500। चलो 2 0 यहाँ से गए, 2 0 यहाँ से गए, ये 2 0 तो कट हो गए हमारे। चलो तो अब बेसिकली आपके पास बच जाता है 1825 अपॉन 365 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1825 अपॉन 5 5 25, 2 कैरी 32, 2 कैरी 3 15 18। ओके, सेम आया, कट गया तो कितना आया 1 मोलैलिटी। ओके, ऑप्शन है हमारे पास, जी हाँ देखो फोर्थ वाला ऑप्शन है हमारे पास। ओके डन। तो कैलकुलेशन कर करके सिखा रही हूँ मैं आपको, बिकॉज कैलसी अलाउ तो होता है नहीं एग्जाम में, तो इसके लिए कैलकुलेशन पता होना चाहिए, दिमाग कैसे काम करना है, दैट्स इट। सो चले आगे बच्चा, क्लियर हो रहा है ना अच्छे से, शाबाश। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स 6.022 into 10⁻23 atoms or molecules. The number of molecules of H2SO4 present in 100 ml of 0.02 molar H2SO4 solution is dash। अच्छा क्या बोला, दोबारा देख लेते हैं। हमें ये कह रहा है कि कोई भी एक मोल आप लो, ठीक है, एक मोल सब्सटेंस के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं। हाँ जी होते हैं, विच इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर। अभी भी ऊपर हमने क्वेश्चन देखा था, क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 0.02 मोलार इज हाउ मच। मतलब कि हम लोग को ये बताना है कि अगर हमारे पास H2SO4 है जिसका वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 आपको दिया हुआ है 100 ml। ओके, मोलैरिटी आपको दी हुई है 0.02 मोलार। तो उसमें हमें क्या ढूंढना है भैया जी, हमें उसमें ढूंढना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट होंगे इस सॉल्यूशन के अंदर, दैट्स इट। ओके, कोई नहीं, चलो मोलैरिटी है ना तो बस फॉर्मूला लगा देते हैं मोलैरिटी का। सो क्या फॉर्मूला रहता है मोलैरिटी का, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट यहाँ पे क्या है H2SO4 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलो मोलैरिटी आपको दिया हुआ है 0.02, नंबर ऑफ मोल्स को भी मैं n लिख देती हूँ जो मैं नहीं दिया हुआ है, विच वी नीड टू फाइंड, और आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml। अब ml है, इसके लिए ऊपर क्या लगाना पड़ जाएगा 1000, ठीक है, क्योंकि लीटर में चाहिए होता है ना हम लोग को बच्चा। ओके, सो क्या हो गया, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 0.02 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू n। ठीक है, ये जो 10 बचा इसको मैंने नीचे ले लिया,
तो n कितना आया 0.002। ओके, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 0.002। अब देखो बच्चा, अब सुनो, हमें पता है कि एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं। हाँ जी, तो फिर 0.002 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? सिंपल, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 0.002। चलिए, सो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2 अपॉन क्या कर लिया मैंने 1000 कर लिया। अब 3 जीरो यहाँ से गए तो 23 में से 3 जीरो गए तो कितना बच गया 20, और 2 को मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा 12.044 इंटू 10⁻20। ये अपना आंसर निकला। क्या निकला? 12.044 इंटू 10⁻20। चलो देख लेते हैं ऊपर, 12.044 इंटू 10⁻20। ये रहा फर्स्ट ऑप्शन। ये 23 है, याद करना, हमें 20 आंसर मिला है, तो फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चा, क्लियर हो रहा है? इजी है ना, समझ आ रहा है कैसे करना है? चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, कार्बन का कितना मास परसेंटेज है वो निकालो। ठीक है, तो पहले तो हम लोगों को मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा कार्बन का। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा? 12 + 2 इंटू 16, 12 + 32 दैट इज 44 ग्राम पर मोल। चलो, सो परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन कितना है, कितना मौजूद है 12, 12 अपॉन 44 मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल फॉर्मूला, ठीक है, मास परसेंट वाला फॉर्मूला लगा दिया हम लोगों ने, और तो कुछ नहीं किया। सो कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास? ओके, 4 11 ज़ा 4 3 ज़ा कितना आया 300 अपॉन 11। इसको बेटा डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 27। देखो ना, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 7, ओके, देन 11 70 आया ना, ओके, हाँ 22 8, ओके 80, तो 7 ज़ा तो कितना आ जाएगा 27.27%। ऑप्शन नंबर बी, आई मीन सेकंड। ठीक है, डन। ओके, चलो चलते हैं आगे। इजी था ये वाला, बहुत इजी था क्वेश्चन। नाउ 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास? द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड द मोलिकुलर मास ऑफ अ कंपाउंड आर CH2O एंड 180 ग्राम रेस्पेक्टिवली। ठीक है, क्या बोल रहा है? आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है CH2O और इसका मोलिकुलर मास दिया हुआ है 180 ग्राम। व्हाट विल बी द मोलिकुलर फॉर्मूला? तो मोलिकुलर फॉर्मूला हमें निकालना है इसका। अब बहुत सिंपल सी बात है, देखो पहले इसके लिए ना आप लोगों को क्या करना पड़ जाएगा, हमें n निकालना होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है ना आपको याद होगा। ठीक है, मैं बता दूं आपको, मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये अपना फॉर्मूला होता है मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने का। अभी पहले हमें n निकालना होगा। ठीक है, अब n का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? n इज नथिंग बट मोलिकुलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। अब आपको क्या दिया हुआ है? CH2O दिया हुआ है फॉर्मूला, तो इसका एम्पेरिकल मास कितना हो जाएगा? C + 2 इंटू H + O। C कितना होता है 12, और ये 2 इंटू 1 2, और O कितना होता है 16। कितना हो जाएगा? 12 + 2 14, 14 + 16 दैट इज 30U। ठीक है, कितना आया 30। और आपको मोलिकुलर मास कितना दिया हुआ है 180। ठीक है, तो मोलिकुलर मास की जगह पे 180 और ये हो गया 30। कितना आया 1 ज़ा 6 ज़ा, तो n कितना आ गया बच्चा 6। चलो लगा दे फॉर्मूला में, ये वाली जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये वाली, तो क्या हो जाएगा? मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। n इज 6 और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? CH2O। चलो तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, C के साथ 6, तो C6, 2 6 ज़ा 12,
O6, C6H12O6 है हमने पास ऑप्शन क्या है, C6H12O6, यस, थर्ड ऑप्शन। ठीक है बच्चों, क्लियर? साथ साथ में करते जाना, ठीक है, ऐसे सिर्फ ऐसे पिक्चर के देखना मत, साथ साथ में करते जाओ। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा बहुत भी आता है, पॉज द वीडियो, सॉल्व बाय योरसेल्फ, उसके बाद देखो कि भाई आपका आंसर मेरा सही आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने आप को भी रीचेक कर सकते हो। सेल्फ इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करेंगे तो करेक्शन करना ईजी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। इफ द डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज 3.12 ग्राम मोल पर लीटर, okay, the mass of 1.5 ml solution in significant figures। अच्छा, आपको डेंसिटी दिया हुआ है बेटा, डेंसिटी दिया हुआ है 3.12, ओके, ग्राम पर ml, और आपको मास दिया हुआ है यहाँ पर, सॉरी मास निकालना है, मास ऑफ 1.5 ml, मतलब आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 1.5 ml। तो बच्चा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास हमें निकालना है और डेंसिटी हमें दिया, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है। तो डेंसिटी क्या है 3.12, मास निकालना है, वॉल्यूम क्या हो गया 1.5। सो 3.12 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ठीक है, इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर तकरीबन कुछ मिल जाएगा 4.68 ग्राम। ठीक है, अब इन्होंने पूछा क्या बच्चा जी, इन्होंने पूछा है कि फाइंड द मास इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको मास निकालना है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, अब आपको पता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में याद करना, मैंने रूल बताया था, आपको वीडियो देखा होगा आप लोगों ने, तो उस रूल में मैंने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन के दौरान जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला होगा ना, आपको उसको लेना होगा। तो देखो, एक तो हमारे पास यहाँ पर क्या है वॉल्यूम, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और इसमें 3 है, सबसे कम क्या है 2, तो 2 लेना होगा हम लोगों को। तो इसका मतलब कि इसको 2 में कन्वर्ट करना होगा, तो क्या हो जाएगा 4.7। ठीक है, तो देखते 4.7 है, हाँ जी है, ये रहा। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ कंपाउंड इज इनकरेक्ट। अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड हैज एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट्स। हाँ, अलग अलग एलिमेंट्स तो होते ही कंपाउंड में, तो ये तो सही है। A compound cannot be separated into its constituent elements by the physical method। नहीं सेपरेट कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। आज NaCl है तो Na और Cl को आप कैसे सेपरेट करोगे, फिजिकली मेथड से तो पॉसिबल नहीं है ना, वही पूछ रहा है। A compound retain its physical properties of the constituent elements। नहीं, ये चीज़ गलत है। देखो, आज अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन जो होता है वो फ्लेमेबल होता है, हम उसको फ्यूल में यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन इज यूज फॉर द कंबशन, मतलब कि वो भी आग जलाने में हेल्प करता है और हाइड्रोजन भी आग जलाता है। बट यहीं पे जब ये दोनों मिल जाते हैं और H2O बन जाते हैं तो वो आग बुझाने के लिए यूज़ करता है। मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी पूरी की पूरी बदल गई, तो वो रिटेन तो नहीं हुई ना। वो कह रहा है कि उसकी प्रॉपर्टी रिटेन रहेगी कंपाउंड में आने के बावजूद भी एलिमेंट्स की, ये चीज़ गलत है। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट वन। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो। ओके, फॉर्म Fe plus 3HO2 gives 2Fe2O3। ओके, क्या है फर्स्ट ऑप्शन, द मास ऑफ आयरन एंड द ऑक्सीजन इन रिएक्टेंस इज इक्वल टू द मास ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट। इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। हाँ ठीक है, सही है। सेकंड क्या है, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, देयरफॉर द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये मल्टीपल प्रोपोर्शन तो होता नहीं है। ठीक है, अमाउंट ऑफ Fe2O3 कैन बी इंक्रीज बाय टेकिंग वन ऑफ द रिएक्टेंट इधर आयरन और ऑक्सीजन एक्सेस, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो सीधा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, बाकी रहने दो। 14, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होता है, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स विच इंक्लूड्स मास लेफ्ट साइड में होंगे रिएक्टेंट में, उतने ही राइट साइड होने चाहिए। तो इन शॉर्ट हमें यहाँ पे चेक करना है बैलेंसिंग, जिसकी बैलेंसिंग गलत वो अपना ऑप्शन सही। देखो अभी 2 mg और 2 ये सही है। ओके, यहाँ पे C कितना है 3, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 8, यहाँ पे कितने हैं 2। सेकंड ऑप्शन ही लग रहा है मेरे को, एक बार फिर भी थर्ड चेक कर लेते हैं। P4 है, यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन 5 2 10, 5 ये सही है। ठीक है, यहाँ पे भी C1 है। ओके, तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, चलिए 15th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट्स द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज बीइंग फॉलोड। ठीक है, अब किसके अंदर मल्टीपल प्रोपोर्शन
का लॉ फॉलो होता है वो हमें देखना है। सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेकन फ्रॉम एनी सोर्स विल ऑलवेज हैव द कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 1:2। ठीक है, कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ से भी लोगे वो आपको सेम रेशियो देगा कार्बन एंड ऑक्सीजन का 1:2। बात सही है, बट ये बात जो है वो डेफिनेट प्रोपोर्शन की आती है, मल्टीपल प्रोपोर्शन की नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 2, कार्बन फॉर्म्स 2 ऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो बेसिकली देखा जाए तो 2 कंपाउंड बन रहे हैं, 2 कंपाउंड बन रहे हैं, तो ये हो जाएगा मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो आगे रीड करने की जरूरत ही नहीं है, यस इट इज़ अ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, चलो बाकी 2 ऑप्शन मेरे को रीड नहीं करने, मेरे को आंसर मिल गया यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP इज इक्वल्स टू, क्या होगा? देखो 1 मोल की अगर हम बात करते हैं ऑफ ऑक्सीजन गैस है O2, तो इसका मतलब कि इसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो गए। ओके, और अगर हम बात करते हैं 1 मोल ऑफ O2 क्या हो जाएगा? 32 ग्राम होगा। ये एक ऑक्सीजन, तो बताइए इसमें 2 आंसर बन रहे हैं, 32 ग्राम भी बन रहा है और ये भी बन रहा है, तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट एंड फोर्थ, विच इज लाइक बोलते हैं ना एक से ज़्यादा आंसर कई बार होते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन 16 ऐसा है जिसमें फर्स्ट और फोर्थ 2 आंसर हमारे पास रहेंगे। चलिए 17, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एज फॉलोस। ठीक है, आपको दिया हुआ है H2SO4 रिएक्ट्स विद 2NaOH गिव्स Na2SO4 प्लस 2H2O। When 1 liter of 0.1 molar sulfuric acid solution is allowed to react 1 liter of 0.1 molar of sodium hydroxide solution, so the amount of sodium sulfate formed and its molarity in the solution is obtained। ठीक है, तो क्या बोल रहा है आपको बोल रहा है कि भैया जी हमें सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करना है और रिएक्ट करने के बाद हम लोगों को सोडियम सल्फेट मिल रहा है। ठीक है, अब आपको कितना अमाउंट बोला है? तो भैया जी आपको ये कहा गया है कि यहाँ पर जैसे देखो H2SO4 प्लस 2NaOH गिव्स Na2SO4 प्लस 2H2O। ठीक है, तो बेसिकली क्या है यहाँ पर ऐसा है कि 0.1 ओके 0.1 मोलार है ना, 1 लीटर में ही है। ओके, मोलार मतलब क्या होता है बेटा? मोलैरिटी। मोलार मतलब क्या होता है बेटा? मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको मोलैरिटी कितना दिया हुआ है? 0.1 और नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं पता और ये दिया हुआ है 1 लीटर, साफ सा लिखा है 1 लीटर, तो मल्टीप्लाई कर लोगे तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया बेटा? 0.1 मोल्स आ गए। तो इसके लिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दैट H2SO4 में कितने हैं? 0.1 मोल्स। ठीक है, और NaOH भी कितना रिएक्ट हो रहा है बेटा? 1 लीटर ऑफ 0.1 मोल, तो 0.1 मोल। अब देखो बेटा, आप अगर इसके रेशियो को ध्यान दो ना बच्चा, तो ये बैलेंसिंग किया हुआ है। ये क्या है बेटा? ये ऐसा है कि इसमें यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, इसका मतलब कि 1 वॉल्यूम ऑफ H2SO4 contains 2 वॉल्यूम ऑफ NaOH। बात समझ आई? इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी क्वांटिटी लेनी है तो आपको H2SO4 अगर आप 1 ग्राम ले रहे हो, ठीक है, तो आपको NaOH कितना चाहिए बेटा? 2 ग्राम चाहिए, मतलब उसका डबल चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास NaOH कितना है बेटा? 0.1 मोल्स ही है और H2SO4 भी कितना है बेटा? 0.1 मोल। तो अभी आप खुद सोचो, हमारे पास देखा जाए तो NaOH एक्चुअल में कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, बट यहाँ पे इन्होंने 0.1 मोल दिया हुआ है, तो ये लिमिटिंग आपको अमाउंट दिया हुआ है, इतना ही है, इससे ज़्यादा हम आपको नहीं दे पाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे ये चीज़ सोच के चले बेटा, तो 0.1 मोल ऑफ NaOH के लिए हमें कितना H2SO4 चाहिए? कितना चाहिए होगा? तो आइए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। सो 1 इंटू 0.1 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा? 0.05। कितना हो गया यहाँ पर? 0.05 हो गया। सो 0.05 मोल्स ऑफ H2SO4 इतना यूज़ कर पाएंगे हम लोग।
अच्छा, अब कंपाउंड जो है ना, कंपाउंड की क्वांटिटी डिपेंड करती है लिमिटिंग एजेंट के, मतलब आपके पास दो रिएक्टेंट है, जिस रिएक्टेंट की वॉल्यूम कम है या जिस रिएक्टेंट का हमारे पास क्वांटिटी कम है, जितना उसका होगा वॉल्यूम क्वांटिटी उतना ही हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो इन्होंने हमसे पूछा है फाइंड द अमाउंट ऑफ सोडियम सल्फेट, तो कितना बनेगा बेटा 0.05 मोल तो बनेगा। और कितना बनेगा, क्योंकि H2SO4 की क्वांटिटी कम है हमारे पास। ओके, बेसिकली उसी तो सही है, हमारे पास NaOH क्वांटिटी कम है, तो वो लिमिटिंग रिएजेंट आ जाता है यहाँ पर। ओके, सो क्या हो गया यहाँ पर, अभी हम लोगों को हेयर लाइक NaOH इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो इसके लिए जो हमारे पास Na2SO4 बनेगा वो भी कितना बनेगा 0.05 मोल्स ही बनेगा। ठीक है, ओके। अब इन्होंने कहा है कि भाई उसकी मोलैरिटी भी निकालो। क्या निकाल ली बच्चा जी, मोलैरिटी भी निकालनी है, चलो निकाल देते हैं। सो द अमाउंट ऑफ सोडियम सल्फेट, मतलब मास पूछा है इन लोगों ने और हमने मोल्स निकाल दिया है। चलो तो कोई नहीं, फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग। देखो क्या होता है, बेसिकली मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, मतलब मोलैरिटी और कुछ नहीं, नंबर ऑफ मोल्स, ओके, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। अब Na2SO4 का पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल दे बेटा, तो हम आगे लगा पाएंगे। सो 2 इंटू सोडियम प्लस S प्लस 4 इंटू O, सो 2 इंटू 23 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16, सो कितना हो जाएगा 46 प्लस 32 प्लस 6 4 24 64, ओके, प्लस कर लेते हैं हम लोग। 46 प्लस 32 कितना हो जाएगा 8, 78 प्लस 64 कितना हो जाएगा 142, कितना हो गया 142। तो आइए बस लगा देते हैं वैल्यूज। नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.05 और मॉलिक्यूलर मास कितना आया 142, मल्टीप्लाई कर ले, आ जाओ नीचे कर लेते हैं। सो 5/100 मल्टीप्लाई बाय 142, 5 2 10, 21 2 7 अपॉन 100 कितना हो गया 7.1। 7.1 ऑप्शन है हमारे पास, हाँ ये रहा 7.1 ग्राम। ठीक है, डन। एक बार दोबारा समझा दो बेटा क्वेश्चन। देखो क्या बोला इन्होंने आपसे कहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तो अब क्वांटिटी की बात हो रही थी यहाँ पर, तो इन्होंने क्या बोला, इसको थोड़ा मैं रब कर दूँ। ओके, सो बेसिकली इन्होंने क्या कहा, इन्होंने आपसे कहा कि भैया जी आप सल्फ्यूरिक एसिड जो है, अगर 1 लीटर 0.1 मोलार का सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन आप रिएक्ट करवा रहे हो 1 लीटर और 0.1 मोलर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सो द अमाउंट ऑफ सोडियम सल्फेट इज फॉर्म्ड एंड इट्स मोलरिटी इन द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इज। ठीक है, तो क्या होगी वो हमें बताओ, हमें अमाउंट बताओ कितनी होगी। ठीक है, तो हमने इक्वेशन देख लिया, जब हमने बैलेंस करके देखा तो हमें पता चला कि भाई ये तो 1:2 वाला मामला है। ठीक है, कि यहाँ पर H2SO4 का 1 पार्ट चाहिए, उसके साथ हमें NaOH के 2 पार्ट चाहिए, रिएक्ट करेंगे तब जाके हम लोगों को Na2SO4 चाहिए। और अभी इन लोगों ने हमें दोनों का 0.1 और 0.1 मोल ही दिया है, ज़्यादा कुछ दिया ही नहीं है। तो अब बेसिकली हमें NaOH के 2 चाहिए। अब हमारे पास NaOH कम क्वांटिटी है, मतलब कि वो लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इसके लिए हमें इसके मुताबिक H2SO4 की क्वांटिटी कम लेनी पड़ेगी। तो हमने देख लिया भाई 1 वॉल्यूम के लिए 2 वॉल्यूम ऑफ NaOH चाहिए, तो 0.1 मोल्स ऑफ NaOH के लिए कितना मोल्स ऑफ H2SO4 चाहिए होगा। तो हमें पता चल गया भाई हमें चाहिए होगा 0.05 मोल्स ऑफ H2SO4। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब 0.05 मोल्स 1 लीटर ही है, मतलब कि मोलरिटी आपको यहाँ पे 0.05 मिल गई। ठीक है, अब हमें अमाउंट निकालना है। ओके, अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलार मास। हमें गिवन मास निकालना है और मोलार मास दिया हुआ है, तो इसके लिए मैंने नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूलर मास को मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब बात समझ आई, क्लियर हो। अभी क्वेश्चन थोड़ा लंबा था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट 18। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स। सेम नंबर ऑफ एटम्स किस किसके पास हैं, जो चेक करना पड़ेगा ना। जैसे फर्स्ट वाला जो है वो 16 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस,
ना बेसिकली अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो ऑक्सीजन गैस मतलब कितना हो जाएगा 32 ग्राम, ठीक है 32 ग्राम। इसका मतलब कि 1 मोल कितना है बेटा 32 ग्राम है। ओके 1 मोल में कितने होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, और यहाँ पे 16 ग्राम में मतलब कि आधा हो गया, मतलब कि ये 0.5 मोल हो जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23। और यहाँ पे 4 ग्राम है, 4 ग्राम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में हमें पास होता है 2 ग्राम, H2 है ना 2 ग्राम, ठीक है। तो 2 ग्राम मतलब कि 1 मोल, 1 मोल मतलब कि 6.022। यहाँ पे इन्होंने हमें कितना दिया है 4 ग्राम, मतलब डबल हो गया, मतलब कि 2 मोल, 2 मोल मतलब कितना हो जाएगा 12 पॉइंट, और यहाँ पे कितना आया 3 पॉइंट और 12 पॉइंट, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है। सेकंड की बात कर लेते हैं, यहाँ पर 16 ग्राम वो हमने निकाल दिया है यहाँ पे ऑलरेडी 3.011। 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो होता है 44 ग्राम पर मोल, और एक मोल में 44 ग्राम है, मतलब कि 6.022 इंटू 10⁻23, और यहाँ पे कितना है 3.01, मतलब ये भी ऑप्शन सही नहीं है। ओके अब चलते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है हमसे भैया 28 ग्राम ऑफ N2 एंड 32 ग्राम ऑफ O2। देखो N2 मतलब 28 ग्राम एक मोल में, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, और O2 कितना है 32 ग्राम। देखो ये हमने पहले निकाल दिया, O2 32 ग्राम कितना है 6.022, मतलब कि ये और ये नंबर आइटम सेम है, तो ऑप्शन 3 तो है ही भाई, सही गया। एक बार 4 चेक कर लेते हैं, इट कुड बी मल्टीपल आंसर। 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन मतलब कि 12 ग्राम एक मोल में अवेलेबल रहेगा, इसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स अवेलेबल रहेंगे, और नाइट्रोजन सोडियम कितना दिया है बच्चा 23 ग्राम। हाँ तो सोडियम का मास एटॉमिक मास कितना होता है 23 होता है ना, विच इज कंसिडर्ड एज की 23 ग्राम इन पर मोल, तो इसमें भी तो सेम ही रहेगा। एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए, वो होते ही हैं, तो इसके लिए ऑप्शन 4। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 3 एंड 4 दोनों हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 19th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस हैव द सेम कॉन्सेंट्रेशन। ओके किसका कॉन्सेंट्रेशन सेम है वो हमें बताना है यहाँ पर, ठीक है। चलो कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी। ओके मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा जी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। चलो फर्स्ट वाला देख लेते हैं हम लोग, कितना दिया हुआ है 20 ग्राम गिवन मास है और वॉल्यूम दिया हुआ है। चलो मोलैरिटी निकाल देते हैं। 20 ग्राम सॉरी नंबर ऑफ मोल्स दिया है ना हमें, तो पहले इसका फॉर्मूला क्लैरिफाई करना पड़ेगा ना हमें। ओके सो मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स मतलब कि गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास इनटू वॉल्यूम, ऊपर 1000 भी लीटर में है। चलिए फर्स्ट वाला देख लेते हैं, गिवन मास कितना है बेटा 20, क्या दिया हुआ है NaOH। NaOH का मोलिकुलर मास देखो ना NaOH कितना होगा 23 + 16 + 1, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 40। वॉल्यूम कितना है 200, और ऊपर क्या ले लिया हम लोगों ने 1000। चलिए 3 0 गए। ओके 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 5/2 मतलब कि 2.5। ओके चलिए सेकंड देख लेते हैं क्या है। तो ये आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस हैव द सेम कॉन्सेंट्रेशन, इनमें से किस किस का सेम है, मतलब ये ऑप्शन नहीं है बेसिकली देखा जाए तो। ओके अब कितना दिया हुआ है 0.5 मोल ऑफ KCl, आपको मोल ही दिया हुआ है। चलो तो फिर तो आसान है,
ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना, ये वाला नंबर ऑफ मोल्स आपको दिया हुआ है 0.5 किस में दिया हुआ है, 200 में दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके 5 into 1000 अपॉन 200 इंटू 10, 0 गए सारे के सारे, कितना 5/2 मतलब कि 2.5 मोलर, ये भी सेम ही है। ओके थर्ड वाला चेक कर लेते हैं एक बार, आइए थर्ड वाला चेक कर लेते हैं। 40 ग्राम ऑफ NaOH, मतलब गिवन मास दिया हुआ है 40, NaOH है तो इसका मॉलिक्यूलर मास भी कितना होता है 40 इन 100 ml, ऊपर क्या हो जाएगा 1000, कैंसर, कितना हो गया 10 मोलर, ये तो सेम नहीं आया, चलो साफ साफ दिख गया। अभी लास्ट एक कर लेते हैं KOH का। KOH क्वेश्चन देख लें, 20 ग्राम ऑफ KOH। ओके 20 ग्राम मतलब गिवन मास 20, KOH है ना, K कितना होता है 39, O 16, हाइड्रोजन 1, कितना हो जाएगा इसका आंसर 10, 56, कितना है 200 है ना, 200, ऊपर कितना हो जाएगा 1000। ओके 2 0 गए यहाँ पे, 2 गया, कितना बचा 100/56, इसको आपको सॉल्व करो, आपको कुछ मिलेगा 1.785 मोलैरिटी। अब आपके सामने साफ साफ दिख रहा है बच्चा जी, साफ साफ आपके नज़रों में है कि फर्स्ट का आंसर 2.5 है, सेकंड का आंसर 2.5 है, इसका मतलब कि 2.5 इज द करेक्ट आंसर, जो दोनों का सेम है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑप्शन करेक्ट है। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है? ओके देखो कैलकुलेशन में थोड़ा सा तो टाइम कंज्यूमिंग हो ही जाता है, आप कहेंगे कि इतना टाइम, तो फिर आप बोलो तो मैं कैलकुलेटर का यूज कर लूँ। चलिए 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैज द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, अब जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 16 ग्राम ऑक्सीजन में है उतने ही इनमें से किस में है वो आपको बताना है। देखो अब बेसिकली हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन O2 कितना हो जाएगा 32 ग्राम पर मोल, इतना क्लियर है। आपको बोला गया है 16 ग्राम, तो 16 ग्राम क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हाफ मोल में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स अवेलेबल रहेंगे। हम कह रहे हैं कि 32 ग्राम इन 1 मोल, तो 16 ग्राम इन 0.5 मोल, तो 0.5 मोल में कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, मतलब कि 3.011 इंटू 10⁻23। अब आपको ये चेक करना है कि 3.011 इंटू 10⁻23 किस में अवेलेबल होगा। ओके चलो चेक कर लेते हैं अभी हम लोग। ओके सबसे पहला 16 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है बेटा 12 + 16 कितना हो जाएगा 28। 16 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड नॉर्मल 28 ग्राम पर मोल होता है, और 16 इसका दूर दूर से आधा तो है ही नहीं, छोड़ो ना, ये ऑप्शन गलत है। सेकंड 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज 2 × n, एक का होता है 14, तो 2 × 14 मतलब कितना होगा 28 ग्राम। 28 ग्राम पर मोल, एक मोल में 28 ग्राम, इन्होंने 28 ग्राम दिया हुआ है, तो मतलब एक मोल मतलब कि 6.022 जितना ही होगा, तो ये भी नहीं होने वाला, तो फर्स्ट सेकंड तो गलत है। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड कितना है भैया जी, थर्ड है 14 ग्राम ऑफ N2। ओके हो गया। देखो N2 का कितना होता है 28 ग्राम इन 1 मोल, इन्होंने हमें दिया है 14 ग्राम। 14 ग्राम मतलब कि कितना हो जाएगा आधा मोल, और हमें यही तो चेक करना है ना कि आधा मोल जो है उसमें कितना अवेलेबल होता है 3.022, मतलब कि ये ऑप्शन सही जा रहा है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। एक बार फोर्थ वाला चेक कर लेते हैं, हम लोग 1.0 ग्राम ऑफ H2। अब H2 मतलब कि 2 बार हाइड्रोजन, मतलब कितना हो जाएगा 2 ग्राम इन 1 मोल।
इन्होंने हमें 1 ग्राम दिया हुआ है, मतलब आधा ग्राम दिया हुआ है, हाफ हो गया। तो अगर 1 मोल में 2 ग्राम है तो 1 ग्राम मतलब कितना मोल, 0.5 मोल। ओके, बात बन गई, 0.5 मोल ही तो हमें चाहिए ना, हमें चेक किए 0.5 मोल करना है। तो यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ दो ऑप्शंस करेक्ट हैं। ओके बच्चा, क्लियर हुआ? ठीक है, क्या पूछा समझ आया कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में जितने एटम्स होते हैं ना, उतने एटम किस किस में वो हमें बताओ। अब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है, 32 ग्राम होते हैं, तो 16 ग्राम मतलब कि आधा मोल हो गया। आधा मोल मतलब कि 3.011। तो भैया आप देखो मोल कितना है, आधा। तो जहाँ जब अभी आधा मोल आया उसके अंदर उतने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो आपको हाफ मोल 0.5 मोल यहाँ दिखाई दिया और यहाँ दिखाई दिया, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग टर्म इज यूनिटलेस। कौन कौन से टर्म्स यूनिटलेस है, यूनिट है ही नहीं। ओके, वो तो फर्स्ट और फोर्थ, ठीक है। मास परसेंट में कोई यूनिट नहीं होती है और मोलालिटी में कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है, ये तो हो गया। सेकंड, वन ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ द डेल्टा एटॉमिक थ्योरी इज गिवन बिलो। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन द फिक्स रेशियो। कंपाउंड्स बनते हैं जब अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स जो फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं। तो ये कौन से लॉ को डिसाइड करेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज नॉट रिलेटेड, जो इसके साथ रिलेशन में नहीं है। द कंजर्वेशन ऑफ मास, उसमें नंबर ऑफ एटम्स की उसको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो तो बैलेंसिंग कर लेते पता चल जाता। तो फर्स्ट, और एवोगैड्रो लॉ भी नहीं है। एवोगैड्रो लॉ तो भैया वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर है, ठीक है। तो इसके लिए डेफिनेट प्रोपोर्शन, मल्टी प्रोपोर्शन इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने पूछा है कि आंसर कौन सा रिलेटेड नहीं है। रिलेटेड नहीं है, इसके लिए फर्स्ट और फोर्थ। अगर होता कि रिलेटेड तो सेकंड और थर्ड कर लेते हैं हम लोग। चलिए 23rd नंबर क्वेश्चन। ओके या 23rd, 10 डेसीमीटर क्यूब ऑफ N2 गैस, 10 डेसीमीटर क्यूब ऑफ गैस X at similar temperature have the same molecular number, find the gas X क्या है। देखो भैया जी क्या बोल रहा है यहाँ पे, आपको यहाँ पे कह रहा है जनरली अगर हमारे पास वॉल्यूम सेम है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम सेम है। देखो 10 डेसीमीटर क्यूब और 10 डेसीमीटर क्यूब, इफ वॉल्यूम इज सेम ऑक्यूपाइड, अगर सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होता है बच्चा, तो उसके अंदर वो जो जितने भी गैस वगैरह होंगे उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं बेटा। बात समझ आई? अब इन्होंने हमें नाइट्रोजन गैस दिया हुआ है। अब देखो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस कंटेन्स 28 ग्राम। अब आपको ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा वो है जिसका मास सेम है। बस आपका आंसर सेम हो गया, ठीक है। आपको ये चेक करना है कि इसमें से किसका मास सेम है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड देखिए तो कितना होता है, कार्बन 12 + 16 28, ये तो यहीं आ गया। हाइड्रोजन कितना होगा 2, ये कितना हो जाएगा 12 + 32, ओके, दैट मीन्स कि 44। और ये कितना हो जाएगा 14 + 16, कितना हो गया 30। तो साफ साफ दिख रहा है कि हमें यहाँ पे चाहिए 28 ग्राम और यहाँ पे भी 28 ग्राम है। तो इसका ऑप्शन ए जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। डन, ओके। चलो बच्चों नेक्स्ट 24th क्वेश्चन। ओके 24th क्या कह रहा है हमसे, द ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू, बेंजीन का ग्राम मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बेसिकली क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूल इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर मास। और तो क्या होता है, इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर मास। अब बेंजीन क्या है C6H6, 6C + 6H, C कितना होता है 12 और हाइड्रोजन कितना होता है 1, कितना हो गया 72 + 6, कितना हो जाएगा 78 ग्राम। ये रहा डी ऑप्शन, दैट्स इट, और कुछ नहीं था इसके अंदर ना। 25th क्वेश्चन, 25th का कह रहा है अंडर द सेम कंडीशंस
नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर टेकन इन द सेम मास, ठीक है, कंडीशन सेम है, कंडीशन मतलब कि प्रेशर और टेम्परेचर अगर सेम होते हैं उसको कंडीशन कहा जाता है ना, ठीक है। तो टेम्परेचर और प्रेशर अगर सेम है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन का अगर हमने सेम मास लिया है तो उनका वॉल्यूम्स का रेशियो क्या होगा वो हमें बताना है, ठीक है। देखो अब विद द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहाँ पे टेम्परेचर एंड प्रेशर आर सेम, उसको हम सेम कंडीशन कहते हैं। तो एज पर द आइडियल गैस क्या होता है, PV इज इक्वल्स टू nRT, ठीक है। अब ये जो है मैं लिख देती हूँ यहाँ पर PV1 N1 R, तो गैस कांस्टेंट टेम्परेचर भी सेम है, इसको मैंने ले लिया फॉर द नाइट्रोजन, ठीक है। और PV2 इज इक्वल्स टू N2RT, ये मैंने ले लिया फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसको अपन एक काम कर लेते हैं, इसका हम रेशियो ले लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, PP कैंसिल, RT कैंसिल, क्या बचा, V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N2। इतना क्लियर हो गया, चलो अच्छी बात है। अब N इज व्हाट, N इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलार मास, इसको मैं 1 लिख देती हूँ, अपॉन ये N2 के लिए गिवन मास अपॉन मोलार मास, ठीक है, ओके। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे बच्चा, तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू M1 अपॉन कैपिटल M1 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M2 अपॉन M2, ठीक है इतना, ओके। नाउ इन्होंने क्या बोला है बच्चा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मास जो उन्होंने लिया है, मतलब जो गिवन मास है वो कैसा है, सेम है। गिवन मास कैसा है, सेम है। गिवन मास को मैंने स्मॉल m से डिनोट किया हुआ है, गिवन मास को मैंने स्मॉल m से डिनोट किया हुआ है, तो ये सेम है, तो उसको मैंने काट लिया। तो मेरे पास क्या बच गया बच्चों, मेरे पास बच गया M2 अपॉन M1। M2 मतलब नंबर 2 मैंने किसको लिया, मैंने नंबर 2 ऑक्सीजन को लिया है। तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है बेटा, 16, और नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 14, ओके। तो 2 की डबल लगेगी तो 8 अपॉन 7, 8:7 या 7:8, ओके, एक ही बात है। मैंने ऑक्सीजन को सेकंड ले लिया, ओके। तो इसके लिए ऑप्शन क्या आया, 7/8, ठीक है, डन। नाउ 26, रिसेंटली द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास AM इज रिप्लेस्ड बाय U। चलो ये तो सिंपल सी बात है, हो गया। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ V इज प्रोपोर्शनल टू P, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो एवोगैड्रो में नहीं आता ना, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन बी। एवोगैड्रो का डेफिनेशन याद होगा आप लोगों को, एवोगैड्रो स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, ठीक है, वो ये तो कहता है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ठीक है, डन। और तो कुछ है नहीं, चलो 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ कंपाउंड इज इनकरेक्ट। ये तो पहले भी आ चुका है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, सॉरी। द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड हैज एटम में डिफरेंट एलिमेंट्स, वो सही है। द रेशियो ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स इन द कंपाउंड इज फिक्स्ड, वो भी सही है। द कंपाउंड रिटेन फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो नहीं है, ठीक है, तो ये वाला गलत है, ये सेम पहले आ चुका था क्वेश्चन। 29, if the density of oxygen O2 gas at NTP is 1.42 gram per liter, calculate the standard molar volume of the oxygen gas, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी दिया हुआ है 1.429, मास नहीं पता, वॉल्यूम भी नहीं पता, वो तो हमें निकालना है। अब क्या करें, क्वेश्चन में ध्यान से देखो, आपको क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन गैस एट NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उसमें तो हमारा ऑक्सीजन गैस का मास 32 होता है ना, तो वो तो हम ले सकते हैं। तो 1.429 इज इक्वल्स टू मास कितना ले लिया, 32, वॉल्यूम का V, तो V इज इक्वल्स टू 32 अपॉन 1.429, okay, so V is equals to 32 multiply by 1000 अपॉन 1429। जो ये डेसिमल है, डेसिमल ये वाला, इसको रिमूव कर लिया तो इसके ऊपर 1000 आ गया,
चलो तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे बच्चा जी तो आपको मिलेगा 22.39 लीटर्स। ठीक है, देखो ऑप्शन है यहाँ पर 22.39, ए ऑप्शन। डन। चलिए नेक्स्ट 30 क्वेश्चन। मजा आ रहा है बच्चों? यस। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के 50 ग्राम में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम मौजूद होंगे? ओके चलो, तो अब बेसिकली सबसे पहले तो निकाल देते हैं मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन के 3 है और एक का होता है 16। 40 + 12 + 48 कितना हो जाएगा कुल मिलाकर? 100। ओके, 100 ग्राम पर मोल। ओके, अब एक मोल में बच्चा 100 ग्राम है तो हमें इन्होंने कितना दिया हुआ? 50 ग्राम, मतलब कितना मोल हो गया? आधा मोल हो गया। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज कितना हो जाएगा? 0.5। ओके, क्या हो गया? 0.5 मोल्स। चलो ना, अब मेरे को बता दो बच्चा कि यहाँ पर एक मोल में ऑक्सीजन के कितने एटम मौजूद हैं? एक मोल में ऑक्सीजन कितने एटम मौजूद है? 3 एटम मौजूद है। ठीक है, तो 0.5 मोल्स में आधे हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? बेसिकली हमें क्या पता? नंबर ऑफ, ओके, सो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ओके, अब बेसिकली अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? 3 ऑक्सीजन एटम हमें दिख रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.5, मतलब हाफ मोल हो गया। और क्या करेंगे? नंबर ऑफ एटम में इसके लिए एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, सो कितना हो गया बच्चा जी? यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ओके, 660.18/2 × 10⁻23। तो कितना हो जाएगा? 9.033 × 10⁻23 एटम्स है यहाँ पर। 9.022, यस, बी ऑप्शन। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये देखो, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर ऑक्सीजन कितने एटम मौजूद है बेटा? 3 है ना, क्योंकि 3 है तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे वो एवोगैड्रो वाला। तो अगर एक मोल में हम लोग 3 मान के चल रहे हैं, तो अगर 0.5 मोल हो जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, वो भी तो आधा हो जाएगा। तो बस उसको हमने 3/2 करके और एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर लिया। चलिए 31, द मास ऑफ 12.044 × 10⁻23 कार्बन एटम्स इज गिवन बाय। अच्छा, तो अब आपको कहा जा रहा है कि इतना अगर एटम्स हैं तो उसका मास कितना होगा। देखो, कार्बन का मास कितना होता है? 12 ग्राम पर मोल। तो इसका मतलब ये है कि एक मोल में 12 ग्राम होंगे कार्बन, जिसमें 6.022 × 10⁻23 एटम्स होंगे। तो अब अगर आपको 12.044 × 10⁻23 एटम्स दिए गए हैं, मतलब कितना मास हो जाएगा उसका? तो क्या हो जाएगा? 12 × 12.044 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.022 × 10⁻23। ठीक है, ओके, सो 23 कैंसल आउट, 1 × 2 × 12 कितना हो जाएगा? 24 ग्राम। कितना हो गया? 24 ग्राम। डन, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इज नीडेड टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ 1 मोलार कैल्शियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट? ओके, सो हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इज नीडेड? हमें सॉल्यूट का ग्राम निकालना है। ठीक है, तो देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है। पहली बात तो आपको वॉल्यूम दिया हुआ है यहाँ पर 1 लीटर, आपको मोलैरिटी दिया हुआ है यहाँ पर
1 मोल। ठीक है, ओके। आपको यहाँ पे मास निकालना है, तो पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल दूँ मैं। ये तो कहते हैं मैंडेटरी होता है, CaCl2.6H2O का। Ca का होता है 40, Cl का होगा 35.5, आगे 2 लगा दिया, प्लस 6H2 होगा 18 होता है, अब इतना तो याद है। ठीक है, तो 40 प्लस 70 प्लस 6 8 48, 8 4 कैरी 108। ओके, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, ये आप प्लस करोगे तो 71, सॉरी ये 71 प्लस करोगे आपको कितना मिल जाएगा, 219 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब लगा देते हैं हम लोग मोलैरिटी का फॉर्मूला। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ओके, अब नंबर ऑफ मोल्स तो हमारे पास है नहीं, तो हमें क्या लगाना पड़ जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलार मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम और ये मोलैरिटी। ठीक है, चलो मोलैरिटी 1 m दिया हुआ है, गिवन मास हमें निकालना है, ये हमने निकाल दिया 219 मोलार मास ये रहा, और वॉल्यूम भी कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। चेक करना है, कर लो, देखो। ठीक है, चलो तो क्या हो गया, कुछ नहीं, सेम आंसर आया। सो 1 इज इक्वल्स टू m अपॉन 219, तो मास कितना आ गया, 219 ग्राम। तो उन्होंने बोला भाई कितना मास सॉलिड का चाहिए होगा, तो चाहिए होगा 219 ग्राम। ठीक है, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट 33 नंबर। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट। अच्छा, ये भी रिपीट हो गया, ये किया था ना हम लोगों ने। C3 है यहाँ पे, बैलेंस नहीं, मैंने कहा था जो बैलेंस नहीं है उसको ले लेना, तो ये बी ऑप्शन, पहले वाला ही रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट 34 क्या कह रहा है, हाउ मैनी मिलीलीटर ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 200 मिलीलीटर ऑफ 0.65 मोल HCl टू फर्दर डाइल्यूट द सॉल्यूशन टू 0.20 m। अब देखो क्या दिया हुआ है, डाइल्यूट दिया हुआ है, बस मैंने स्टार्टिंग वाला एक सम था बताया था। फॉर द डाइल्यूशन प्रोसेस आपके पास फॉर्मूला क्या है, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, सीधी सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है V1, ये दिया हुआ है M1, ये दिया हुआ है M2, और हमें V2 निकालना है। चलिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.65 इंटू 200 इज इक्वल्स टू 0.20 इंटू V2। ठीक है, तो 0.65 मल्टीप्लाई बाय 200 अपॉन 0.20 इज इक्वल्स टू V2। डेसिमल्स पहले रिमूव कर लेते हैं। देखो, इसको हटाओगे तो अपॉन में 100 जाएगा, इसको हटाओगे तो ऊपर 100, तो 100 कैंसिल हो गया, तो 65 इंटू 200 अपॉन 20, 1 जा 10 जा, कितना आया V2 650। ठीक है, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रही हूँ। इन्होंने क्या बोला है बेटा, हाउ मैनी मिलीलीटर ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 200 ml ऑफ 200 ml टू मेक द सॉल्यूशन 0.2 मोलर। तो ऑलरेडी 200 ml तो है ही, अब उसमें और कितना एक्स्ट्रा ऐड करना है पानी, ताकि उसका जो मोलैरिटी है वो 0.2 में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ऑलरेडी 200 तो है ही, और हमारा आंसर क्या है, फाइनल वॉल्यूम कितना है 650। ओके, फाइनल वॉल्यूम कितना है 650, तो इसका मतलब कि हमें कितना ज़रूरत होगा, तो 200 तो ऑलरेडी है ही, तो 650 में से जो 200 इनिशियल वाला था वो माइनस कर लेंगे हम लोग, तो कितना हमें चाहिए और पानी 450 ml। कितना चाहिए 450 ml। ठीक है बेटा, क्योंकि हम लोगों को जो V2 मिला दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, फाइनल, तो ऑलरेडी हमने जब सम स्टार्ट किया था तो उन्होंने हमें कहा है कि वॉल्यूम तो हमारे पास 200 ml तो ऑलरेडी है ही, तो उसमें कितना पानी ऐड किया तो हमें 650 मिला, तो इसके लिए हमने सिर्फ 450 किया, तो इसके लिए हम लोगों ने 450 में टिक कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 6.02 × 10⁻⁴ कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। देखो,
बेसिकली अगर हम देखें हमें ग्राम मॉलिक्यूल्स निकालना है, मतलब ग्राम पर मोल, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होंगे बेटा? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। स्वाभाविक सी बात है। इन्होंने हमें कितने मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं बेटा? इन्होंने हमें दिए हुए हैं, जो गिवन मॉलिक्यूल्स इन्होंने हमें दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 6.02 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। तो अब अगर 1 मोल में इतना है तो x मोल पता चल जाएगा कितना है। सो दैट मीन्स क्या हो जाएगा? 1 इंटू 6.02 इंटू 10⁻24 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, सो बेसिकली ये तो कैंसिल आउट हो गया। 23 यहाँ पे 1 बच गया, इसका मतलब कितना हो गया बेटा? 10 मोल्स, 10 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब 10 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में आपसे पूछा गया है कि कितने मॉलिक्यूल्स आपको ऑक्सीजन के होंगे उसके अंदर, ठीक है। आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं ऑक्सीजन के, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मतलब कि मास निकालना है हम लोग को इसके अंदर। देखो अब बेसिकली अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 10 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इसका मतलब कि 10 ग्राम उसके अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल होगा, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन 10 ग्राम अवेलेबल है, क्या है ना, देखो CO है ना, CO, ठीक है। तो मतलब कि 10 ग्राम कार्बन 10 ग्राम ऑक्सीजन। बट जब ये रिएक्शन हुआ होगा बेटा तब तो हमारे पास ऑक्सीजन O2 होगा ना। वैसे रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन ऐसा होगा ना, C प्लस O2 गिव्स CO2, सॉरी C प्लस O2 गिव्स CO, ठीक है। ये वाला रिएक्शन हुआ होगा। तो बेसिकली आपके पास ऑक्सीजन जो है वो कैसा है? डायएटॉमिक है, डायएटॉमिक है। यहाँ पे अगर 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है तो यहाँ पे ऑक्सीजन बेसिकली मॉलिक्यूल यूज किया होगा हम लोगों ने। तो अगर हम लोगों को एटम में जाना है तो इसका आधा करना पड़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 2 एटम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। क्लियर हुआ? देखो दोबारा समझो क्या बोला क्वेश्चन में इन लोगों ने। इन्होंने हमें कहा है कि भैया कैलकुलेट करो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, मतलब कि आपको मास बताना है किसका? ऑक्सीजन का। कि भाई ऑक्सीजन का मास, ठीक है, मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना मौजूद होगा 6.02 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स में। तो पहले तो हमने मोल्स निकाल दिया, तो हमें पता चल गया कि भाई इसके हिसाब से जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके अंदर कितने मोल्स हैं? 10 मोल्स हैं। अगर 10 मोल है विच इंडिकेट्स कि भाई 10 ग्राम ऑक्सीजन एटम उसके अंदर होगा। अब हमारे पास ऑक्सीजन इज अ डायएटॉमिक, ठीक है, मतलब एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं, तो हमें आधा करना पड़ जाएगा। इसके लिए कितना मौजूद होगा? 5 ग्राम मौजूद होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट 36। विच ऑफ द फॉलोइंग वन हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, किसमें नंबर ऑफ एटम्स की क्वांटिटी ज़्यादा है? चलो देख लेते हैं हम लोग। ओके, ए वाला क्या कह रहा है? 0.5 ग्राम ऑफ, ओके पहले कॉपर का देख लेते। कॉपर का मोलिकुलर मास होता कितना है बेटा? मोलिकुलर मास ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा? 63.5 ग्राम। ओके, विच इज नथिंग बट 6.022 मोलिकुलर मास 63.5 ग्राम पर मोल, विच इज नथिंग बट 6.022 × 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स को भी बोल दो। ओके, सो नाउ अब आपसे पूछ रहा है कि इनमें से किसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स मौजूद होंगे। सो अभी आपसे कहा जा रहा है कि मैं बताओ कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसमें मौजूद होंगे। तो बेसिकली हम बात करते हैं यहाँ पे कॉपर कितना दिया हुआ है? 0.5 ग्राम। 63.5 ग्राम के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स अवेलेबल हैं। तो आप बता दो कि 5 ग्राम में कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 6.022 इंटू 5 अपॉन 63.5, ओके, अच्छा इंटू 10⁻23 लिखना भूले। ओके, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे ना बेटा जी, तो आपको इसमें तकरीबन आंसर आएगा 4.7
742 इंटू 10⁻21, इतने कुछ एटम्स आपको इसमें मिलेंगे। चलो अब बी देख लेते हैं भैया, ये सब में चेक करना पड़ेगा ना इसमें। तो बी कितना है, 0.65 ग्राम ऑफ कॉपर। ओके, अब बेसिकली 63.5 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 है, तो 0.635 ग्राम में कितना हो जाएगा, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 0.635 अपॉन 63.5, ठीक है। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा जी, तो इसमें आपको मिलेगा 6.022 इंटू 10⁻21, ठीक है। आपको ये इसमें इतना मिला, इसमें इतना मिला। अब सी देख लेते हैं, 0.25 मोल्स ऑफ कॉपर एटम्स। ओके, 0.25 मोल्स। देखो एक मोल में बेटा कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, तो 0.25 मोल्स में कितने हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 0.25। ओके बेटा, इसको सॉल्व करने में आपको आंसर मिलेगा 1.506 इंटू 10⁻23। ओके, और अब एक डी ऑप्शन देख लेते हैं। डी कितना है यहाँ पर, 1 ग्राम ऑफ कॉपर, 1 ग्राम ऑफ कॉपर। अच्छा, अब 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर में बेटा 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, तो 1 ग्राम ऑफ कॉपर में कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 63.5, ठीक है। ये आपको कुछ मिलेगा इसके अंदर 9.485 इंटू 10⁻21। ओके, चलो अब चेक करना है हम लोग को बेसिकली कि भैया किसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। देखो ए जो ऑप्शन है हमारे पास, ए, उसमें कितने हैं 4.7 और पावर में 21, ठीक है। इसमें कितना है 6.0, मतलब ये तो यही कैंसिल हो गया, इससे ज़्यादा तो यहाँ पे दिख गया, ठीक है। अब सी में देख लेते हैं कितना है, 23 है, यहाँ पे 21 है। तो एक काम कर लेते हैं ना, इसमें यहाँ कर ले तो कितना हो जाएगा, 2 0 आगे ले लें। ओके, तो 150.6 इंटू 10⁻21, 150 जितने, बस यही आंसर आ गया, आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, सी इज द ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट 37। ओके, अ मेजर टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। अच्छा, ये वाला भी पहले हो चुका है, ये वाला किया था ना हम लोगों ने, ठीक है। 200 इज इक्वल्स टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय C प्लस 32, तो ये रिपीटेड ही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38। The elements X, Y combine to form two compounds as XY and X2Y. Okay, find the atomic weight of X and Y. Atomic weight निकालना है X और Y का। When the weight of 0.1 mole of XY is 10 ग्राम और 0.05 mole of X2Y is 9 ग्राम। अच्छा, तो ये कह रहा है कि आपके पास दो एलिमेंट्स है X और Y, आप उनको कंबाइन करो तो आपको दो कंपाउंड मिल जाएंगे, एक XY मिलेगा और एक X2Y मिलेगा, ठीक है। पहले बैलेंसिंग कर दें इसका, क्योंकि उसके बगैर तो कुछ पता चलने नहीं वाला हम लोगों को। यहाँ पे X कितने हैं, 2 + 1 3, Y भी कितने हैं 2 सॉरी। सो 3X + 2Y गिव्स XY + X2Y, ठीक है, बैलेंस हो गया। अब इन्होंने बोला है आपको कि 0.1 मोल्स of XY is nothing but 10 ग्राम। ओके, यहाँ पे XY कितना है, एक ही मोल है, एक ही मोल है, तो 1 मोल ऑफ XY इज हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। सो कितना हो जाएगा, 10/0.1 दैट इज 100 ग्राम। ओके, यहाँ पे एज पर द बैलेंसिंग तो एक मोल आ रहा है, ठीक है। तो कितना है 100 ग्राम। इसका मतलब कि X और Y, अगर मैं इसको देखूं तो
तो इसका मतलब कि x प्लस वाई मिला के कितना है हमारे पास 100 ग्राम मिला। ये इक्वेशन 1 डाल दी मैंने अभी। चलो अब आगे बात करते हैं x2y 0.5 मोल्स, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 1 मोल है ये। ओके, कुछ भी नहीं तो 1 मोल है। चलो 0.5 मोल्स, 0.05 कितना है, 9 ग्राम है। 0.05 मोल्स ऑफ x2y आपको दिया हुआ है 9 ग्राम, और आपको एज पर द बैलेंसिंग इक्वेशन कितना है, 1 मोल है। सो 1 मोल ऑफ x2y कितना हो जाएगा, 9/0.05, दैट इज 9 इंटू 100/5। ओके, क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 ज़ा 2 ज़ा, तो कितना आ गया 180 ग्राम। ओके, कंपाउंड क्या बेटा, ये कंपाउंड है x2y, मतलब कि 2 x और 1 y मिला के कितना मिल रहा है आपको, 180 ग्राम दे रहा है। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। थोड़ी सी मैथ लगा देते हैं यहाँ पर। ओके, एलिमिनेशन कर लेते हैं। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। साइन चेंज, ओके, क्या हो जाएगा, वाई वाई कैंसिल आउट, ये हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 80, माइनस माइनस कैंसिल, तो एक्स कितना आ गया, 80 ग्राम। ओके, अब आपको दिया है x प्लस वाई दोनों मिला कितना है 100, अगर x 80 हो गया तो y कितना हो गया 20, तो इसके लिए y कितना हो गया 20 ग्राम। है ऑप्शन 80 और 20 का, हाँ बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन विल हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस में आपको मिलेंगे। देखो 18 molecules of water, 18 ग्राम ऑफ वाटर, 1.8 ग्राम और 18 मोल्स। अब आपको सीधा बताओ ना, देखो एक मोल में बेटा, एक मोल वाटर में 18 ग्राम होते हैं। ओके, जिसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। ओके, अब यहाँ पे 18 मॉलिक्यूल्स है, मतलब कि 18 ही आएगा। 18 ग्राम हुआ, 18 ग्राम मतलब कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 1.8। अब भैया 18 में 6.022 है तो 1.8 तो और कम हो गया, तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, एक मोल में इतने हैं तो 18 मोल मतलब कितना हो गया, जो भी हो गया ज़्यादा ही हुआ ना, 18 मोल, तो इसके लिए ऑप्शन डी, मतलब लॉजिकली पता चल गया। ठीक है, मोल ज़्यादा है इसका मतलब कि ये आ जाएगा। ओके, चलो बच्चा जी, आज का लास्ट क्वेश्चन, कंप्लीट कंबशन ऑफ 1.8 ग्राम ऑफ एन ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड CxHyOZ gave 2.64 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1.80 ग्राम ऑफ वाटर। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डैश। अच्छा, आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि है ना, कंप्लीट कंबशन हो गया किसका, CxHyOZ का। ठीक है, CxHyOZ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका कंप्लीट कंबशन हो गया, अच्छे से O2 कंप्लीट हो गया इसका, और जिसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला। कार्बन डाइऑक्साइड मिला आपको 2.64 ग्राम और वाटर मिला आपको 1.80 ग्राम। जो इसके अंदर ऑक्सीजन यूज हुआ, वो यूज हुआ 1.80 ग्राम। ठीक है, सो नाउ अब पूछ रहा है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है वो बताओ, परसेंटेज। चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। देखो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड मिला हम लोगों को। अब कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है 12 + 2 × 16 32 44, और कितना मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड का मास, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। ठीक है, तो 2.64/44, पता चला ना क्या हुआ, ये मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कितना आ रहा है इसका 0.06। अब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मात्रा कितना है
एक ही है, कार्बन की मात्रा कितनी है, एक ही है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितने हैं, एक ही है, तो कितना हो जाएगा 0.06। ओके, और यहाँ पे वजन कितना है इसका, वेट ऑफ कार्बन, तो एक का तो होता है 12, तो 0.06 मल्टीप्लाई बाय 12 कर लो तो कितना आ जाएगा 0.72 ग्राम। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसमें ऑक्सीजन का परसेंट निकाल दो। एक तो भाई यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहा है, दूसरा यहाँ पे दिख रहा है, तो भी वाटर के लिए भी हमें कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। सो बेसिकली अब हम बात करते हैं वाटर की, तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर का होता है 18, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1.8 अपॉन 18, तो कितना आएगा, इसका भी सेम आएगा 0.06। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है 2, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स कितने हो जाएंगे 2, तो 2 इंटू 0.06 तो 0.12। ओके, तो हाइड्रोजन का वेट कितना हो गया बेटा 0.12 ग्राम। इतना क्लियर हुआ। अब हमें निकालना है ऑक्सीजन का वेट। अब इन्होंने कहा है कंप्लीट कंबशन ऑफ 1.08 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, मतलब कि जो कंपाउंड है ना उसमें कितना ऑक्सीजन है 1.08 ग्राम मौजूद है ऑक्सीजन। तो पहले हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन निकाल दे तो पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन का मास कितना था। तो बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ पर, वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 1.80 माइनस कार्बन का 0.72 और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 0.12 निकाल देंगे तो हमें मिलेगा 0.96 ग्राम। दैट इज नथिंग बट द वेट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होगा, गिवन मास। ओके, गिवन मास कितना है, मतलब मास कितना है हमारे पास 0.96। ओके, मास ऑफ द कंपाउंड कितना है 1.80 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा इसके अंदर 53.33%। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन 53.33 बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, देखो बच्चा इन लोगों ने क्या बोला कि कंप्लीट कंबशन हो रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसके अंदर ऑक्सीजन है, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको मास दिया हुआ है 1.80 ग्राम। ठीक है, मतलब कि आपको यहाँ पे मास ऑफ कंपाउंड दिया हुआ था। मैं आपको थोड़ा फंडा समझा दूँ मैंने क्या किया, अगर आपको मुश्किल हुई समझने में। तो बेसिकली मास ऑफ CXHYOZ आपको दिया हुआ है 1.80 ग्राम। अब हमें किसी भी कंपाउंड का जब परसेंटेज निकालना होता है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है बेटा, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, यही होता है ना। अब टोटल मास हमें दिया हुआ है 1.80, बट हमें मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड नहीं पता, हमें वो नहीं पता। तो इसलिए हमने क्या किया ना, ये जो मैं इतना कथा किया वो हम लोगों ने बेसिकली ऑक्सीजन का मास निकालने के लिए किया। तो हमें अच्छा आप लोग डायरेक्टली क्यों नहीं किया, डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। द रीज़न इज दैट कि आपको यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ जुड़ा हुआ है, तो उनके मासेस को हटाएंगे तो पता चलेगा ना। ओके, तो हमें ऑक्सीजन का अलग से चाहिए, तो इसके लिए हमने क्या किया, पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल दिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मास, कार्बन एक ही है तो उसका मास का कितना हो जाएगा, अब 1 ग्राम, लाइक 1 एटम ऑफ कार्बन कंटेन 12 ग्राम, तो उसका मास कितना हो जाएगा 0.72। सिमिलरली वाटर के अंदर हमने निकाल दिया कि भाई वाटर का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने मौजूद है 0.06, और वाटर में हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, तो इसलिए मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब टोटल में से 1.80 टोटल में से हम लोगों ने कार्बन के वजन को और हाइड्रोजन के वजन को माइनस कर लिया, तो हमें पता चल गया दैट वेट ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड कितना आया 0.96, पर फिर तो फॉर्मूला लगा दिया हम लोगों ने, आंसर आ गया। ओके, सो बच्चा पार्टी यहाँ पे हम लोगों ने 40 MCQs कंप्लीट किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको मज़ा आया होगा करने में और आपको फ्रूटफुल लगे होंगे। और भी आपको कुछ सजेशंस हो, आपको कुछ और भी हेल्प चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज मैंने सोची थी कि मैं आपको इस तरीके से एग्जीक्यूशंस करते करते MCQs हो जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ज़्यादा आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँ ताकि आपका वो पॉइंट क्लियर हो। बाकी आपको जो डिमांड हो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको समझाती जाऊँगी।
तो चलिए बच्चों, यहाँ पे हम इस वीडियो को द एंड करते हैं। अब मैं एक नई वीडियो के साथ लाऊंगी, एक नया कॉन्सेप्ट लेकर। टिल देन यू कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। अच्छे से नोटबुक मेंटेन करो, जो जो क्वेश्चन करवाती जा रही हो अच्छे से उसको लिखो, समझो, 2-3 बार प्रैक्टिस करो, और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे, आपका हाथ बैठता जाएगा। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।